biological classification. In this part we are going to study 5 kingdom classification. अब ये समझो कि 5 kingdom की जरूरत क्यों पड़ी, 5th kingdom की जरूरत पड़ी ही क्यों, तब लीनियस ने 2 kingdom classification दे दिया था। इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमने देखा जो लीनियस थे उनके किंगडम में डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स ये थे कि उनके किंगडम में मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर एक साथ रखे हुए थे, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स एक साथ रखे हुए थे। तो यही था कि उनका जो क्लासिफिकेशन था, किंगडम जो था, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया इतनी वाइडली बहुत लॉन्ग तक, जिसकी वजह से आगे जाके क्लासिफिकेशन आया क्योंकि लोगों को लगा, साइंटिस्ट को लगा कि और बेसिस लेने चाहिए। उन्होंने क्या बेस लिया था, सेल वॉल है कि सेल वॉल नहीं है। आगे जाके साइंटिस्ट को लगा कि कुछ और बेसिस लेने चाहिए, जैसे कि कौन कैसे खाता है, कौन कहाँ रहता है, कौन कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है उसका, इन सारे बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन जो आया वो थोड़ा स्टेबल है। ठीक है, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी ये दिया था आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने इसमें क्या रखा था, 5 बेसिस रखे थे इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए। तो 5 बेसिस लिए थे इन्होंने, 5 बेसिस बहुत होते हैं, इस बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था। और ये जो 5 बेसिस है ना, ये आपके एनसीईआरटी में एक टेबल के फॉर्म में गिवन है, उस टेबल को जरूर लर्न कर लीजिएगा। उस टेबल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, खासकर नीट में। ओके, सो 5 बेसिस पे इन्होंने ये दिया था। पहला जो बेसिस था वो था सेल टाइप। सेल टाइप कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सेल टाइप कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। ये डिमेरिट आया था ना, तो इस डिमेरिट को दिमाग में रखते हुए लीनियस के किंगडम में ये डिमेरिट आया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक में रखा गया था। तो ये डिमेरिट को दिमाग में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि सेल टाइप और सेल स्ट्रक्चर को देखा कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, और यूकैरियोट वो होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो उनको यूकैरियोट कहा जाता है। तो सेल टाइप देखा और सेल स्ट्रक्चर देखा, पहला बेसिस था हमारा। सेकेंड बेसिस है हमारा, सेकेंड बेसिस है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, ये कोई नहीं बताती हूँ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम लोग इसको क्या दे सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस बेसिस पे दिया। अब ये क्या चीज है, ये है कि कौन सा एनिमल मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। याद करो, लीनियस के किंगडम में ये भी एक डिमेरिट आया था कि उन्होंने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों को एक में रख दिया था। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखा गया और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे डिवाइड किया गया, जिसमें था पहला मल्टी सेलुलर और था हमारा यूनिसेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर्स को अलग रखा गया, यूनिसेलुलर्स को अलग रखा गया। मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर, और जो एक सेल से बना हुआ है, एक सेल पे ही जिंदा है, उसको कहेंगे हम लोग यूनिसेलुलर। अब देख लेते हैं हम लोग अपना थर्ड बेसिस की। थर्ड बेस उन्होंने क्या लिया, थर्ड बेस लिया कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनका कैसा है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब हम लोग ने 2 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये सब क्लास 10th में पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल इन्होंने लिया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। आगे जो उन्होंने फोर्थ बेसिस लिया, वो लिया उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या मतलब है आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये मतलब है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है और कौन सा ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिख नहीं रहा था, ओके दिख रहा है। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था, कौन सा ऑटोट्रॉफिक है और कौन सा हेट्रोट्रॉफिक है। मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। इस बेसिस पे इन्होंने बताया।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फिफ्थ बेस क्या था उन्होंने लिया था। तो फिफ्थ बेस था फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्यों लिया था, इसीलिए मैंने इसके पहले वाले पार्ट में बेंथर और हुकर क्लासिफिकेशन को कवर किया था, जो कि उनका डिमेरिट था कि उन्होंने फाइलोजेनी नहीं लिया था। तो इन्होंने फाइलोजेनी का भी ध्यान रखा कि कौन प्रिमिटिव है, कौन पहले आया और कौन एडवांस है, मतलब कौन बाद में आया। जैसे हम लोग जो है वो एडवांस हैं, रिवोल्यूशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद हम लोग इस दुनिया पे आए हैं रिवोल्यूशन होने के बाद। तो कौन पहले आया और कौन बाद में आया, इसके बेसिस पे भी इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। अब ये वीडियो थोड़ा लेंदी जा सकता है क्योंकि मैं ये पूरा जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसको कवर करूंगी इसमें। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, अब इन्होंने इसमें किंगडम रखे कौन कौन से, क्या नाम रखे किंगडम के बेसिस तो हमने पढ़ लिया कि कौन से बेसिस पे था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे और फाइलोजेनी के बेस पे। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, इसमें आते हैं हमारे 5 किंगडम। ये पढ़ लेते हैं हम लोग किंगडम। जो 5 किंगडम थे, इसमें पहला आता है हमारा मोनेरा, दूसरा हमारा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा आता है फंगी, चौथा हमारा आता है प्लांटी और पांचवा यहाँ कर दूँ, पांचवा हमारा आता है एनिमेलिया। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन था। ये सब इन्होंने अलग अलग किंगडम के नाम रखे। अब मोनेरा में कौन कौन आता है, मोनेरा में हमारा आता है प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे ना, सब मोनेरा में डाल दो, सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में डाल दो। ठीक है, जितने प्रोकैरियोट्स होंगे सब मोनेरा में आ जाएंगे। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब प्रोटेस्टा में कोई किसको किसको डाला गया, प्रोटेस्टा में डाला गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को डाला गया प्रोटेस्टा में कि जितने भी यूनिसेलुलर होने चाहिए लेकिन यूकैरियोट्स होने मतलब वेल डिफाइंड उसका सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उन सबको डाल दो प्रोटेस्टा में। फंगी में कौन आएगा, फंगी से तो नाम से ही पता चल रहा है कौन होगा इसमें, कॉर्स फंगी। जितने भी फंगी है सब फंगी में डाल दो। ठीक, इन्होंने ये बोला। देन हम लोग देख लेते हैं प्लांटी। तो प्लांटी में कौन कौन आएगा, जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं ना, सबको डाल दो। मल्टी सेलुलर होगा सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी प्लांट्स होंगे सब प्लांटी में डाल दो। एनिमेलिया में कौन कौन आ जाएंगे, एनिमेलिया में आ जाएंगे जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं ना, सबको डाल दो किसमें, एनिमेलिया में। ये था इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन था, इसका एक टेबल गिवन है आपके एनसीईआरटी में। आई विल सजेस्ट यू दैट रीड दैट टेबल, दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार वो टेबल दिखा भी देती हूँ, एनसीईआरटी बेसिस पे दिखाती हूँ, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये हमारा टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मोनेरा है उसमें जितने भी प्रोटेस्टा हैं, सेल टाइप के बेसिस पे जितने भी प्रोटेस्टा हैं वो आते हैं, और जो प्रोटिस्टा है उसमें यूकैरियोट्स आते हैं, फंगी में यूकैरियोट्स आते हैं, प्लांटी में यूकैरियोट्स आते हैं, और एनिमेलिया में भी हमारे यूकैरियोट्स आते हैं। सेल वॉल देख लेते हैं हम लोग। सेल वॉल के बेसिस पे क्या था कि जो मोनेरा होगी ना, उसकी जो सेल वॉल होगी वो नॉन सेलुलोजिक होगी, मतलब बनी होगी पॉलीसेक्राइड से और अमीनो एसिड से। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा है ना, वो प्रेजेंट प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होगी ना, वो सब में नहीं प्रेजेंट होगी, कुछ डायटम्स में प्रेजेंट होगा और डाइनोफ्लेगलेट्स में प्रेजेंट होगा। और जो फंगी है उसकी सेल वॉल हम सब जानते हैं कि वो काइटिन से बनी होती है। प्लांटी जो है उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट्स में सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन। और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, तो ये प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताया था, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होगी। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंगी में प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है, एनिमेलिया में प्रेजेंट है। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उन सब में प्रेजेंट है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि एक मोनेरा ही है जो मोनेरा है जो प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। तो एक मोनेरा ही होगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, आगे हमारा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो मोनेरा जो है ना उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक सेल में वो सारी चीज़ें उसकी प्रेजेंट है। जो प्रोटिस्टा है उसका भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है।
और फंगी जो है उसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बट लूज टिश्यू है, मतलब बहुत सारे सेल प्रेजेंट है बट उसका जो टिश्यू है ना वो लूज है, मतलब जो सेल है वो टाइटली अटैच नहीं। अगर टाइटली अटैच हो जाता तो क्या होता है, वो टाइटली अटैच हो जाता है, टिश्यू बनते 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 ऑर्गन बन जाता है। तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन लूज टिश्यूज है, मतलब सेल जो है वो बहुत दूर दूर है। उसके बाद प्लांटी देख लेते हैं, तो वो टिश्यू लेवल का होता है और ऑर्गन लेवल का होता है। और एनिमेलिया में हम लोग देख लेते हैं, तो एनिमेलिया में टिश्यू लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, तो टिश्यू लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि कौन कैसे खाना खाता है, कौन कैसे खाना बनाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारा मोनेरा है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है प्लस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है केमोसिंथेसिस और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस का मतलब होता है कि केमिकल की हेल्प से अपने फूड को बनाना, और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि लाइट एनर्जी को यूज करके अपने फूड को बनाना। अब जो हेट्रोट्रॉफिक होता है इसमें भी दो टाइप के हैं, यहाँ पे देखो हेट्रोट्रॉफिक तीन टाइप का होता है, पैरासिटिक, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफिटिक और हमारा होलोजोइक आता है। होलोजोइक हमारे एनिमल्स में दिखाई देता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल में। तो यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफिक होता है ना इसमें दो टाइप इंक्लूड है, पहला है हमारा सेप्रोफिटिक और दूसरा है हमारा पैरासिटिक। ठीक है, सेप्रोफिटिक वो होता है जो डेड और डिकेन मैटर से अपना फूड को लेते हैं, मतलब जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होंगे ना उसमें उससे अपना फूड ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, मतलब एज अ डिकम्पोजर वर्क करते हैं। और जो हमारा पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक होता है कि मतलब वो इंसान को होस्ट से अपना खाना लेगा लेकिन इंसान को मारेगा नहीं, बिना मारे उससे खाना लेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा मच्छर, जो हमारा खून चूसता है और चला जाता है, हमें जान से नहीं मारता है, बट सम टाइम डेंगू वाले मच्छर होते हैं तो वो जान भी ले लेते हैं। ओके, सो आगे देख लेते हैं हम लोग प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारा, इसमें भी दोनों टाइप का प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफिक भी है हेट्रोट्रॉफिक भी है। लेकिन ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पे केमो ऑटोट्रॉफ नहीं है, केवल कौन सा प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे क्लोरोफिल की हेल्प से, बाकी केमिकल की हेल्प से खाना नहीं बनाएंगे। और कौन सा प्रेजेंट होगा, हेट्रोट्रॉफिक प्रेजेंट होगा। और एक चीज और है कि यहाँ पे ना एक और देखो, ये नीट लेवल का है कि नीट लेवल में ये चीज पूछी जा सकती है, जो प्रोटिस्टा होते हैं ना इनके पास होता है मिक्सोट्रॉफिक, मुझे पता है नाम पहली बार सुना होगा, तो इनके पास होता है मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है, मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होगा और हेट्रो भी होगा। ठीक है, मतलब अगर सनलाइट मिली उसको तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद से खाना बना लेगा। अगर सनलाइट नहीं मिली उसको तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी मार देगा। तो ये वाला जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ना ये इसमें पाया जाता है कि इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होगा हेट्रोट्रॉफिक भी होगा, एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जो कि है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या करते हैं ना, आगे हम यूग्लिनॉइड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो यूग्लिनॉइड होता है ना वो क्या करता है, जब उसको सनलाइट मिलती है तो उससे खाना बनाता है, जब सनलाइट नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा। एक यूग्लिनॉइड ही है जो दोनों मिक्सोट्रॉफिक शो करता है, दोनों चीजें करता है, वरना किसी के पास ऑटोट्रॉफिक होगा किसी के पास हेट्रोट्रॉफिक होगा, ऐसा वाला केस है। ठीक है, तो ये हो गया मिक्सोट्रॉफिक, नीट लेवल के लिए था, बोर्ड्स लेवल में नहीं पूछा जाएगा, आई विल अगेन रिपीट इट। नाउ फंगी में देख लेते हैं, तो फंगी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में दो टाइप का हो, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। याद रखना कि यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक नहीं है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक है कि कौन कौन सा, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अब प्लांटी में हम सब जानते हैं प्लांट कैसे खाना कैसे बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं, और यहाँ पे हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट होगा। अब हम लोग आ जाते हैं एनिमेलिया में। तो एनिमेलिया में जो होता है न्यूट्रिशन वो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। और इसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक तीनों टाइप के प्रेजेंट होंगे। होलोजोइक क्या होता है, जो होलोजोइक ह्यूमन बीइंग करते हैं, जो डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप में हम लोग डाइजेशन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग होलोजोइक। सेप्रोफिटिक और पैरासाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो केवल हेट्रोट्रॉफिक करते हैं और तीनों टाइप के हेट्रोट्रॉफिक करते हैं। ये था हमारा एनसीईआरटी का टेबल जो हमने अभी कवर किया। नाउ लेट अस बैक टू आवर नोटबुक। अब देखो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ तो गया, लेकिन कोई चीज आई है और उसका डीमेरिट ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका डीमेरिट ये था कि जो वायरस होते हैं, वायरॉइड होते हैं और प्रियॉन्स होते हैं,
इनको ना कोई जगह ही नहीं मिली इन सारे किंगडम्स में, इनको कहीं आर नॉट प्लेस्ड एनीवेयर। किसी भी किंगडम में इनको नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, कोई बता सकता है? ओके, लेट मी टेल कि जो वायरस होते हैं ना, इनके पास एक वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। वायरस के पास डीएनए प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, बट इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास नहीं होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या करते, देखो वायरस का हमने कोरोना वायरस के बारे में सुना था। कोरोना वायरस क्या करता था, अब इंसान की बॉडी में एंटर करता था तो उसके वो लिविंग हो जाता था और इंसान की डेथ कॉज करता था। तो जो वायरस होते हैं ना, बिना होस्ट के कुछ नहीं है वो, क्योंकि उनके पास साइटोप्लाज्म ही नहीं है। साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। जो 3 बेसिस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है जेनेटिक मटेरियल विच यू कैन से डीएनए। तो इसके पास डीएनए होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है, बट इसके पास साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से नॉन लिविंग कंसीडर्ड होता है, जिसकी वजह से इस किंगडम में उसको कहीं पे भी जगह नहीं मिली है। ठीक है, ये जाता है, देखो वायरस जो होता है वो होस्ट की बॉडी में जाता है, उसका क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को यूज करता है, अपने डीएनए जो होता है उसका फंक्शन वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये वायरस का फंक्शन होता है। तो ये इसका इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिमेरिट था कि वायरस को कोई भी जगह नहीं मिली पूरे किंगडम में। So this was all about 5 kingdom classification. We will cover the 6th kingdom classification in next video. Thanks for watching.